सामुद्रिक मार्ग भविष्य में आफत डाल सकता है। युद्ध चला, 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बना लिए गए सामुद्रिक मार्ग से भी। इसलिए राजनीतिक और सामरिक नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। सुब्रत ब्लॉग में आपको स्वागत है। आज मैं आया हूँ उड़ीसा का भुवनेश्वर में धौलीगिरी पे। यहाँ पर कुछ इवेंट वगैरह चल रहा है, आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा टाइमिंग क्या क्या है। चलिए चलकर देखते हैं। ये है टिकट काउंटर, जहाँ पे आपको टिकट करना पड़ेगा धौली के लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। आपको धौलीगिरी का लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। धौलीगिरी भुवनेश्वर में लाइट शो चल रहा है। इस शो में कलिंग युद्ध, अशोक सम्राट का परिवर्तन और बौद्ध धर्म का प्रचार दिखाया जाता है। चलिए इस 3D शो को एंजॉय करते हैं। धर्म ध्वजा को थामेगा और धर्म के विचार को सागर पार तक ले जाएगा। भविष्य अशोक की राह देख रहा था। अपने कई भाइयों में छोटा अशोक मेधावी था। गुरुओं की बताई बातों को फौरन समझ लेता। शस्त्र चलाने का खेल उसे खूब भाता था। दुश्मन के वार से किस तरह बचना है, शत्रु को कैसे अपनी तलवार के नोक के नीचे लाना है, ये कला उसने बचपन में ही सीख ली थी। शस्त्र कला के अभ्यास में वो अक्सर अपने बड़े भाई सुसिम को परास्त कर देता था। जैसे मां की गोद में और पिता की छाया में शिशु। पुत्र अशोक, अब समय आ गया है जब मैं तुम्हारे कंधे पर साम्राज्य के एक हिस्से की देखरेख का भार सौंप थोड़ा निश्चिंत हो सकूं। राजकाज में रुचि लेना प्रारंभ करो। पुत्र ने साम्राज्य को संकट में डाल दिया है। तक्षशिला की रियासतें आपस में शत्रुता पाली हुई है। रियासतों के सैन्य दल आपस में लड़ रहे हैं। यदि इसे शीघ्र रोका नहीं गया तो वह दिन दूर नहीं जब तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर देगा। पितामह चंद्रगुप्त के साम्राज्य की रक्षा करनी है तो तक्षशिला के विद्रोह को शांत करना ही होगा। हम भाइयों में सिर्फ अशोक ही ऐसा है जो इस विद्रोह को शांत कर सकता है। मेरे खिलाफ पिताजी के कान भरे, मेरे खिलाफ किया। यही पिताजी जो निमंत्रण देकर मुझे बुला रहे हैं। उन्होंने देश निकाला का आदेश सुनाते एक पल की भी देर नहीं की। यह कैसा संबंध है? क्या यह निमंत्रण सिर्फ इसलिए है कि मेरे भाइयों में विद्रोह को कुचलने का साहस नहीं? फिर तो युवराज सुसिम को कोई अधिकार नहीं कि वो मौर्य साम्राज्य की प्रजा पर राज करे। जो राजा अपनी प्रजा की भावनाओं, उनकी आवश्यकताओं को न समझता हो, उसे राज करने का अधिकार ही नहीं। एक बार फिर मेरा हृदय क्रोध और ग्लानि से भर आया है। मैं चाहूंगा, उज्जैन अवश्य जाऊंगा। अशोक की जोरदार वापसी हुई। अपनी पूरी ताकत, हौसले और सैन्य बल के साथ उज्जैन के विद्रोह को कुचलने अशोक निकल पड़ा। उज्जैन में घमासान मचा। अशोक ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। विद्रोह को बुरी तरह रौंद दिया गया। विद्रोही मारे गए। मौर्य साम्राज्य की हिलती नींव और गहरे धसती चली गई। पिता से दूर, पिता की मृत्यु के समाचार ने अशोक को पुनः नए संग्राम में ला खड़ा किया। धूल के गुबार उठने लगे। मन में दुख करुणा का बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। कई तरह के प्रश्न आपस में टकराने लगे। प्रश्न था आने वाले समय के मौर्य साम्राज्य के गौरव का। खत्म कर दो उसे, बहने दो खून की नदियां, चलो पाटलिपुत्र की ओर।
मची, खून बहे, जो भी सामने आया मारा गया। अशोक ने साम्राज्य की खातिर अपने सभी भाइयों का कत्ल कर दिया। हृदय में दया नहीं थी, करुणा का कतरा कतरा सूख चुका था। पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठने के साथ ही अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक के बाद एक कई लड़ाइयां लड़ी, समुद्रिक मार्ग से भी। इसलिए राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण बना हुआ था। दूरदर्शी अशोक दक्षिण भारत पर अपनी बेहतर पकड़ बनाने के लिए कलिंग को अपने अधिकार में करने के महत्व को भली भांति समझ रहे थे। मौर्य साम्राज्य को अभेद्य बनाना है तो समुद्री मार्ग को अपने कब्जे में करना होगा। सामुद्रिक मार्ग भविष्य में आफत डाल सकता है। कलिंग, हाँ, कलिंग को कब्जे में करना होगा। कलिंग विजय भूमार्ग और जलमार्ग दोनों पर विजय लेकर आएगी। अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अशोक के अश्वारोहियों और पैदल सैन्य बलों ने कलिंग को घेर लिया। कलिंग का यही प्रदेश संग्राम का केंद्र बना। अशोक के अश्वारोहियों ने धौलीगिरी के प्रदेश को रौंद डाला। जबरदस्त मुकाबला हुआ। युद्ध चला। 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बना लिए गए। लाखों लोग मारे गए। घायलों की तो गिनती ही नहीं थी। कलिंग का युद्ध इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। मानवता आंसू बहाती रही। इंसानियत ने बर्बरता और जुल्म के आगे घुटने टेक दिए। हम के विचार को अंगीकार किया। अहिंसा ही उसका मार्ग था। इंसान ही नहीं, पशुओं, जीव जंतुओं की हिंसा पर भी रोक लगा दी गई। शाकाहार का विचार दिया। संभवतः अशोक दुनिया का पहला ऐसा सम्राट था जिसने साम्राज्यवाद के विचार को लोक कल्याण और जनहित के संदर्भों में समझा और उसे लागू भी किया। और एक हाथी का स्वरूप यहाँ बना हुआ है जो अहिंसा के उसी विचार का प्रतीक है। मेरे नाद में महान अशोक का नाद भी मिला हुआ है। मैं नाद हूँ शांति का।